नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्यों के महाधिवक्ता। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। भारत के संविधान के आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है कि भारत के हर राज्य में एक एडवोकेट जनरल होगा। तो भारत के संविधान के कुल 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि राज्यों के एडवोकेट जनरल से संबंधित हैं। राज्यों के महाधिवक्ता से संबंधित भारत के संविधान में कुल 3 आर्टिकल हैं। पहला है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में लिखा है कि हर राज्य में एक एडवोकेट जनरल होगा। आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 राज्य विधानमंडल और समिति के सदनों के संबंध में महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में है। राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड कमेटी। और तीसरा है आर्टिकल 194। यह पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल के बारे में है। राज्य के महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और महाधिवक्ता की प्रतिरक्षा के बारे में आर्टिकल 194 है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, चीफ लीगल ऑफिसर होता है। तो ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होता है, यह स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, मुख्य कानूनी अधिकारी होता है राज्य का। ठीक है। तो इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भारत के संविधान में 3 आर्टिकल थे। मैंने उस वीडियो लेक्चर में बताया था आपको। आर्टिकल 76 में लिखा था कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा। आर्टिकल 88 संबंधित था राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी। और आर्टिकल 105 था पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो ठीक ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के लिए भी भारत के संविधान में कुल 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 165, आर्टिकल 177 एंड आर्टिकल 194। आर्टिकल 165 राज्य में एडवोकेट जनरल के ऑफिस से संबंधित है कि एक एडवोकेट जनरल हर स्टेट में होगा। आर्टिकल 177 राज्य विधानमंडल और समिति के सदनों के संबंध में महाधिवक्ता के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 194 पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द एडवोकेट जनरल से संबंधित है। अब एक यहाँ पर आप देखिए कोइंसिडेंस, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देने का काम करता है अटॉर्नी जनरल। ऐसे ही राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है और इसका काम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना। ठीक है, कानूनी मदद देना, कानूनी सलाह देना राज्य की सरकार को। ठीक है। तो यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उसका जिक्र भारत के संविधान के पार्ट 5 में किया गया है। पार्ट 5 के 3 आर्टिकल, आर्टिकल 76, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105। लेकिन राज्य के महाधिवक्ता का जिक्र पार्ट 6 में किया गया है। जो पार्ट 6 होता है भारत के संविधान का, वह आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक है। तो इसमें से आर्टिकल 165, आर्टिकल 177 और आर्टिकल 194 ये डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस का जो प्रबंध था, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया। अब 76 में एक नंबर आप ऐड करिए 89, तो 76 प्लस 89 ये आपका हो जाता है 165। तो 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के ऑफिस के बारे में है ना। दूसरा यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल में आर्टिकल 88 जो ये बॉक्स में लिखा है, आर्टिकल 88 ये डील करता है राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एज द रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी। अब आर्टिकल 88 में 89 ऐड करो, कितना आएगा 177। तो 177 यहाँ पे देखो किससे डील कर रहा है, राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड कमेटी। ठीक है। ऐसे ही देखो आर्टिकल 105, ठीक है, ये डील करता है पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल। 105 में 89 ऐड करो, कितना आएगा 194। तो इधर देखो 194 किसके लिए है, ये एडवोकेट जनरल के लिए है। और ये पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल से डील करता है। ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो आर्टिकल है उसमें 89 ऐड कर दो। ठीक है, 3 आर्टिकल हैं, तीनों में 89 ऐड कर दो, तो जो आर्टिकल बनेंगे वो संबंधित हो जाएंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से। ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक वैसे स्टेट गवर्नमेंट में आपका
एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना। ठीक है, एडवोकेट जनरल काम होता है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना। ठीक है, तो हम इस टॉपिक का अध्ययन 4 पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे। पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट होगा अपॉइंटमेंट एंड टर्म, तीसरा पॉइंट होगा ड्यूटीज एंड फंक्शंस, और चौथा पॉइंट होगा राइट्स एंड लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 165 हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 165 में ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, और जो ये एडवोकेट जनरल होता है यह हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट में। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, चीफ लीगल ऑफिसर, ठीक वैसे ही एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत के न्यायवादी का अनुपूरक होता है। अटॉर्नी जनरल जैसे सेंटर में होता है वैसे स्टेट में आपका होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 165 ऑफ द चैप्टर 2 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। दिस इज ओनली आर्टिकल डीलिंग विथ दिस ऑफिस। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल के ऑफिस से डील करने का बस एक ही आर्टिकल है। केवल एक आर्टिकल में एडवोकेट जनरल से के ऑफिस से संबंधित बातें बताई गई हैं। वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 165। ठीक है, और ये आर्टिकल जो 165 है ये भारत के संविधान के भाग 6 में आता है, पार्ट 6 में आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत के संविधान के पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक आते हैं। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का, तो उत्तर प्रदेश में भी एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होगा। एक एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश में भी होगा। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह करंट एडवोकेट जनरल हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल थे कन्हैया लाल मिश्रा। ठीक है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं, इस टाइम के 28 राज्य हैं, तो हर राज्य में एक एडवोकेट जनरल होगा। ध्यान रखिएगा, जो यूनियन टेरिटरीज हैं या जो हाफ स्टेट्स हैं वहां पर एडवोकेट जनरल नहीं होता है। ठीक है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा है ना, पुडुचेरी है, वहां पर भी विधानसभा है, हाफ स्टेट है दोनों। ठीक है, लेकिन वहां पर एडवोकेट जनरल नहीं होगा। जो फुल स्टेट होंगे, पूर्ण राज्य होंगे, वहीं पर एडवोकेट जनरल होगा, हाफ स्टेट में, अर्ध राज्यों में नहीं होगा। ठीक है, मेरा यूट्यूब पर एक लेक्चर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। वो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट एंड टर्म, नियुक्ति और अवधि। एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कितने टर्म के लिए होता है, मतलब कितने समय काल के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक वैसे ही एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्य के गवर्नर के द्वारा की जाती है। और उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। जो योग्यता होनी चाहिए किसी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, वही योग्यता होनी चाहिए एडवोकेट जनरल बनने के लिए। किसी राज्य में हाई कोर्ट का जज बनने की जो योग्यता रिक्वायर्ड होती है, ठीक वही योग्यता रिक्वायर्ड होती है एडवोकेट जनरल बनने के लिए। ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल में था, वहां पर क्या योग्यता मांगा गया था? वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होती थी, ठीक वही योग्यता रिक्वायर्ड थी अटॉर्नी जनरल बनने की। तो यहाँ पर क्योंकि यह राज्य से संबंधित है, जो एडवोकेट जनरल है वह राज्य से संबंधित है, तो राज्य में हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता होनी चाहिए, तो वही योग्यता रिक्वायर्ड होती है एडवोकेट जनरल किसी स्टेट का बनने के लिए। तो हाई कोर्ट का जज बनने की क्या योग्यता है? द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बनना चाह रहा है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही he must have held a judicial office for 10 years। उसे किसी न्यायिक अधिकारी के पद पर कम से कम 10 साल के लिए काम किया हुआ होना चाहिए। अगर वह किसी जुडिशियल ऑफिस पर 10 वर्ष तक काम नहीं किया है तो उसको हाई कोर्ट में एडवोकेट के पोस्ट पे कम से कम 10 साल तक काम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि भारत का नागरिक, दूसरा है जुडिशियल ऑफिस में 10 साल। अगर जुडिशियल ऑफिस में 10 साल काम नहीं किया है
तो एज अ एडवोकेट हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल काम किया हुआ व्यक्ति किसी राज्य का एडवोकेट जनरल बन सकता है। ठीक है, थोड़ा याद करिए आप, अटॉर्नी जनरल में एक पॉइंट और था, वहां पर था कि कोई इमिनेंट ज्यूरिस्ट भी बन सकता है अटॉर्नी जनरल, है ना। अगर राष्ट्रपति की नजर में कोई व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध न्यायविद है, इमिनेंट ज्यूरिस्ट है, तो वह अटॉर्नी जनरल बन सकता है। लेकिन इमिनेंट ज्यूरिस्ट का प्रोविजन यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, एडवोकेट जनरल में इमिनेंट ज्यूरिस्ट का प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब जो व्यक्ति इमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा वह भारत का अटॉर्नी जनरल तो बन सकता है, लेकिन स्टेट का एडवोकेट जनरल नहीं बन सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान ने महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया है। ठीक है, कितने टाइम के लिए जो नियुक्ति हो रही है, कब तक कितने टाइम तक काम करेगा एडवोकेट जनरल, इससे संबंधित कोई भी चीज भारत के संविधान में नहीं लिखी है। संविधान इस विषय पर मौन हो जाता है। ठीक है, तो जो गवर्नर की द्वारा नियुक्ति होती है, ठीक है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा होती है, तो गवर्नर जब तक चाहेगा वह व्यक्ति उस पद पर बना रहेगा। ठीक है, जो एडवोकेट जनरल होता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल उसको कभी भी हटा सकता है, उस पोस्ट से उसको राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मान लो कोई व्यक्ति एडवोकेट जनरल बन गया, इसके बाद भी वह रिजाइन करना चाह रहा है खुद से, तो खुद से भी रिजाइन कर सकता है। ठीक है, उसको एक रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। किसको देगा रेजिग्नेशन लेटर? वो राज्यपाल को देगा। ठीक है, अच्छा, जो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं कैसे करते होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, उसकी सलाह पर नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा देखा गया है कि जब राज्य में सरकार बदलती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब चेंज होते हैं, तो जो एडवोकेट जनरल होता है वह त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि एक तरह से उन्हीं की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर ही गवर्नर ने उसको नियुक्त किया था। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं रहे तो फिर उसको मोरली नैतिक रूप से उस पद पर बने नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि जब सरकार चेंज होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बदल जाते हैं, तो फिर एडवोकेट जनरल अपना त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, और त्यागपत्र किसको देगा? वो जिसके द्वारा वह अपॉइंट किया गया था, गवर्नर को ही वो त्यागपत्र देगा। आगे देखिए, अब एडवोकेट जनरल इस पोस्ट पे काम कर रहा है ना, लीगल एडवाइस देता है ना स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको इस काम के लिए कुछ वेतन भत्ता मिलना चाहिए, रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा इस विषय पर संविधान मौन है। संविधान में ऐसा कुछ प्रोविजन कहीं पे लिखा नहीं है कि उसको कितना पैसा एज अ रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसको कितना वेतन भत्ता मिलेगा, इस विषय पर संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके विवेक पर यह निर्भर करता है कि वो कितना पैसा, कितना वेतन उसको देना चाह रहे हैं। राज्यपाल के विवेक पर एडवोकेट जनरल का रिम्यूनरेशन निर्भर करता है। ठीक है, राज्यपाल जितना निर्धारित कर देंगे उतना उसको वेतन भत्ता मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इसका क्वालिफिकेशन है किसके बराबर? हाई कोर्ट के जज के बराबर। तो अगर देखा जाए मोरली या लॉजिकली, तो इसको वेतन कितना मिलना चाहिए जितना हाई कोर्ट के एक जज को मिलता है। तो राज्यपाल अपना विवेक का यूज करते हुए उसी के आसपास इसका वेतन निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज एंड फंक्शंस, कर्तव्य और कार्य। जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, वह राज्य में मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, और इस वजह से इसके कुछ काम हैं। पहला है, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए हैं। राज्यपाल की रिकमेंडेशन पे यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। राज्यपाल ने इसको अपॉइंट किया है तो राज्यपाल इसको बोल सकते हैं कि भाई ये विषय है, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर आपको स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना है, तो फिर इनको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर विच आर रेफर टू हिम बाय द गवर्नर। नेक्स्ट है, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। ठीक है, विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं ना। लीगल नेचर के जितने भी वर्क हैं, जितने भी वर्क हो सकते हैं, वो वर्क इनको असाइन किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। भारत के संविधान या फिर किसी अन्य कानून के द्वारा जो काम इनको बताए गए हैं वो काम भी इनको करना पड़ेगा। ठीक है,
जो ड्यूटीज इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो काम इनको करना पड़ेगा। साथ में ही जिस राज्य में ये काम कर रहे हैं उस राज्य का कोई लॉ हो सकता है, कोई एक्ट हो सकता है, ठीक है, तो उस एक्ट के हिसाब से भी इनको काम करना पड़ेगा। तो ये उनका हो गया ड्यूटीज एंड फंक्शंस। इसके बाद राइट्स एंड लिमिटेशन, अधिकार और सीमाएं। एडवोकेट जनरल के राइट क्या है और उनके लिमिटेशन क्या है। तो अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, जैसे मान लो कोई न्यायालय है राज्य का, ठीक है, हाई कोर्ट हो सकता है या सबऑर्डिनेट कोर्ट भी हो सकते हैं, वहां पर राज्य सरकार का कोई मामला चल रहा है कोर्ट में, तो फिर जो ये आपका एडवोकेट जनरल होगा यह उस कोर्ट में जाकर सम्मिलित हो सकता है, मतलब उस कोर्ट की कार्रवाई में भाग ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो एक तरह से वो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है कहाँ पर, कोर्ट्स में, है ना। उस स्टेट के जितने भी कोर्ट हो सकते हैं उन सारे कोर्ट्स में वो जा करके वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसके अलावा मान लो कोई लीगल केस चल रहा है जिसमें सरकार भी एक पार्टी है, तो ये सरकार की साइड से केस लड़ भी सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उपसभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार ये बोलने व भाग लेने का भी अधिकार है। मैंने बताया था जो आर्टिकल 177 है उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि जो एडवोकेट जनरल होता है यह राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में जाकर कार्रवाई में भाग ले सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य है, यहाँ पर दो विधानमंडल के दो सदन है, एक आपका विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद है। तो जो यूपी का एडवोकेट जनरल होगा वह विधानसभा की और विधान परिषद की दोनों की कार्रवाई में जाकर के भाग ले सकता है और वहां पर बोल भी सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, अपनी बात को रख सकता है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट से का कोई भी बात उसको जाकर के वो विधानसभा में या विधान परिषद में रख सकता है, लेकिन उसको वोट करने का राइट नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, विधान परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है, वहां बोल भी सकता है, ठीक है, सरकार की एक प्रतिनिधि के तौर पे जाके वहां पे बोल भी सकता है, लेकिन चूंकि वो मेंबर है नहीं, न तो विधानसभा का मेंबर है न तो विधान परिषद का मेंबर है, तो फिर उसको वोट देने का राइट नहीं होगा। इसके अलावा जैसे मान लो कोई कमेटी बनी है, जो राज्य सरकारें हैं वो कमेटी बनाती रहती हैं अलग अलग विषयों पे, तो अगर किसी कमेटी में वह मेंबर है, किसी कमेटी का वो मेंबर है, तो उस कमेटी की भी प्रोसीडिंग्स में वो भाग ले सकता है। ठीक है, और वहां पर भी अपनी बातों रख सकता है। अपनी बात कहने से ये मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपनी अपनी बातें रख सकता है। ठीक है, he enjoys all the privileges and immunities that are available to member of the state legislature। ठीक है, जो राज्य की विधानसभा है या विधान परिषद है उसके सदस्यों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो विशेषाधिकार मिलते हैं और जो भत्ते मिलते हैं, ठीक वही विशेषाधिकार और भत्ते एडवोकेट जनरल को भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न वो मिनिस्टर होता है न तो सदस्य होता है, लेकिन उसको वही प्रिविलेज इम्यूनिटीज मिलती हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के किसी मेंबर को मिलती हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो इस टॉपिक के बारे में मुझे इतना ही बताना था। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, क्या भारत के संविधान के अनुसार दिल्ली में एक महाधिवक्ता होना चाहिए? शुड देयर बी एन एडवोकेट जनरल इन दिल्ली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।